तो स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एक समान त्वरण से द्विविमीय गति। एक समान त्वरण से द्विविमीय गति। तो देखिए होता क्या है, मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है द्विविमीय मतलब जिसकी विमा कितनी हो, दो हो। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष अगर कोई वस्तु गति करती है, मान लो ये v वेग है, ये अक्ष है वेग का। तो मान लो t1 समय में किसी कार का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो और t2 समय में भी वो कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति करते रहे। तो इस प्रकार की जो गति है, एक समान गति हो रही है इसमें। इस प्रकार की जो गति है वो एक समान त्वरण से द्विविमीय गति कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समतल पर गति करती है, समतल पर गति करती है तथा समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में परिवर्तन वो एक समान होता है। तो समान समय अंतराल में जब कोई समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, मतलब जब कोई वस्तु है वो समतल पर गति कर रहा है, समतल में मतलब एक्स वाई अक्ष पर गति कर रहा है और समान समय अंतराल में उसमें वेग में परिवर्तन जो है वो एक समान हो रहा है। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे अपन, एक समान त्वरण से द्विविमीय गति कहते हैं। तो माना कोई वस्तु t बराबर 0 समय में वेग कैसा होगा, v बार 0 होगा। t बराबर 0 है यहाँ पे, तो वेग भी कैसा होगा, 0 होगा यहाँ पे, तो वेग कैसा होगा, v0 है। तथा t बराबर t समय में वस्तु का वेग जो होता है, वस्तु का वेग जो होता है वो v बार t हो जाता है। तो त्वरण की परिभाषा से अपन जानते हैं त्वरण बराबर होता क्या है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल, समय में अंतर। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। तो त्वरण को प्रदर्शित करते हैं अपन वेक्टर a से और v का बार t माइनस v बार 0 अंतिम वेग मतलब माइनस प्रारंभिक वेग, और इसका जो समय है अंतिम समय मतलब माइनस प्रारंभिक समय होगा। तो यहाँ पे t-0 से t-0 में मतलब t में शून्य समय घटाते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, t बचेगा। इस t का तिर्यक गुणा कर देते हैं अपन, इसको ले आते हैं इधर। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, a बार t बराबर v बार t माइनस v बार 0, ये बचेगा अपने पास। और अगली बार जो v बार t है इसको इधर ले आओ और इसका पक्षांतर इधर कर लो, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, तो ये a बार t इंटू v बार 0 ये बच जाएगा। इसको थोड़ा जमा के लिख लो, v बार t बराबर
v बार 0 माइनस ये a बार t। इसको दे दो समीकरण 2, ये समीकरण 1। तो हम लोग सब का वैल्यू जानते हैं। एक बार इसको x अक्ष में लेना है, एक बार y अक्ष में लेना है, त्वरण को भी एक बार x अक्ष में लेना है और एक बार y अक्ष में लेना है। तो अतः मतलब क्या, तो v बार 0 होगा तो एक बार x अक्ष में ले लेते हैं इसको, और x अक्ष में 0 ले लेंगे, और ये जो अक्ष होता है x अक्ष, उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, और y अक्ष में उसका यूनिट वेक्टर जो होता है j कैप होता है। तो vx i कैप प्लस vy 0 j कैप। उसी प्रकार v बार t को अपन लें तो होगा वो vxt i प्लस vy 0 j कैप। उसी प्रकार त्वरण को अपन लेते हैं तो त्वरण को a बार से प्रदर्शित करें अपन, तो ये ax i कैप प्लस ये ay j कैप के बराबर होगा। इन सब मान को समीकरण 1 में रख देते हैं अपन। v बार t का वैल्यू जान रहे हैं अपन, vt का वैल्यू जान रहे हैं, a बार t का वैल्यू a बार का अपन जान रहे हैं। होता क्या है, इन सब मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखते हैं समीकरण 1 में रखने में क्या होता है। तो ये vxt इंटू आई कैप प्लस vyt इंटू जे कैप, ये प्लस का चिन्ह है ना, बराबर क्या था, v बार 0 था, मतलब ये vx0 i कैप प्लस vy 0 j कैप, और प्लस a बार t था, तो प्लस a के लिए क्या, तो axi प्लस ये ay j कैप, बाहर में था t। अब ये vxt इंटू आई प्लस ये vyt इंटू जे बराबर ये vx0 i कैप प्लस vy0 j कैप। अब यहाँ पे t का अंदर में गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, प्लस axt इंटू आई कैप प्लस ayt इंटू जे कैप। कि ये कुछ नहीं है, इस t का अंदर में अपन गुणा कर दिए। तो यहाँ पे i का जो गुणांक है और j का जो गुणांक है उसका तुलना कर लें अपन, मतलब i व j के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये vxt इंटू, अब i के फट जाएगा यहाँ पे ना, vx इंटू टी बराबर हो जाएगा vx0 प्लस ax इंटू टी। इसको समीकरण दे दो 2, और ये vyt बराबर हो जाएगा vy0 प्लस ये ay इंटू टी। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण जो 2 और 3 है वो समतल में xy अक्ष में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को, एक समान वेग को प्रदर्शित करता है। तो आगे इसी में अपन देखेंगे विस्थापन का समीकरण, या जिसको अपन बोलते हैं अपन पथ का समीकरण। तो विस्थापन समीकरण, या जिसको बोलते हैं पथ का समीकरण। तो देखो ये होता क्या है, माना t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति जो होगा वो r बार 0 होगा, r बार 0, तथा t बराबर t समय में वस्तु की स्थिति।
तो कैसा हो जाएगा, ये आर बार इंटू टी हो जाएगा। निकाल के आ रहे हैं अपन, विस्थापन निकाल रहे हैं। तो हम जानते ये हैं, अतः औसत वेग बराबर होता क्या है, कुल विस्थापन बटा क्या होता है, समयांतराल, यही होता है। तो कुल विस्थापन कितना हो रहा है, वी ए वी से प्रदर्शित करते हैं औसत वेग को, और ये आर बार टी मतलब अंतिम स्थिति माइनस ये प्रारंभिक स्थिति बटे टी माइनस जीरो। अब फिर टी माइनस टी में जीरो अपन घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, टी बच जाएगा। इस टी का इधर तिर्यक गुणा कर दें तो वी ए वी इंटू टी बराबर आर बाई टी माइनस ये आर बाई जीरो। अब फिर इसको पक्षांतर अपन कर लें किधर, इधर, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आर बार टी बराबर ये आर बार जीरो प्लस वी ए वी इंटू टी, ये बच जाएगा अपने पास। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक, तो एक बार और मान लेते हैं, माना t बराबर 0 समय में वस्तु का वेग जो होता है, वस्तु का वेग वो होगा v बार 0 के, ये होगा वस्तु का वेग, क्या होगा, v बार 0 होगा। और t बराबर t समय में वस्तु का वेग जो है वो हो जाता है v बार इंटू टी हो जाता है। तो फिर औसत वेग बराबर औसत वेग, वहाँ पे स्थिति थी, यहाँ पे 2 वेग है, तो औसत वेग निकाल लेंगे तो कुल विस्थापन, वेग में परिवर्तन को बोलते हैं विस्थापन, बटे समयांतराल। तो अब यहाँ पे कुल विस्थापन कितना हो रहा है, तो 2 वेग है अपने पास, तो 2 वेग है, दोनों का योग बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वी ए वी जो है वो हो जाएगा v बार 0 प्लस ये v बार t बटा 2 के हो जाएगा, यही होगा। एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 3। हम लोग जानते हैं गति का जो पहला समीकरण होता है, अतः गति के पहले समीकरण से, तो गति का पहला समीकरण होता है क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, लेकिन यहाँ द्विविमी के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे होगा v बार t। v बार t मतलब क्या है, अंतिम वेग, माइनस v बार 0, वहाँ पे u था, ये भी प्रारंभिक वेग है, वो भी प्रारंभिक वेग है, और त्वरण इंटू a बार इंटू t, यही आएगा। ये गति का कौन सा समीकरण है, तो पहला समीकरण है। पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, ये अंतिम समय था, अंतिम वेग था, ये भी अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग था, ये भी प्रारंभिक वेग है, ए टी है ही है। तो ये v ए भी का मान जो है, यहाँ से ये वी टी का जो मान है वहाँ कहाँ पे रख दो, समीकरण 3 में रख दो। मतलब ये वी टी का मान जो है उसको रख दो समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 में रखते हैं अपन, तो ये वी ए भी बराबर ये v बार 0 प्लस v बार इंटू 0 हो जाएगा, प्लस v बार t
बटा किसके हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सबका बटा 2 हो जाएगा। ये जो था वी टी का मान वी बार जीरो इंटू वी बार जीरो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर अपन लिख ही देते हैं जो समीकरण था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो ये वी ए भी बराबर क्या था, पहले देख लेना, निकाले थे वी बार जीरो प्लस वी बार टी बटा 2 निकाले थे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में अपन जो गति का जो पहला समीकरण था उसको निकाले, तो ये तो अपने जगह में ही आएगा, समीकरण 2 को एक बार देख लो, प्लस ये v बार जीरो प्लस ये a बार इंटू टी बटा क्या किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। अब यहाँ पे v बार जीरो 2 बार है, तो 2v बार जीरो हो जाएगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा v a भी, तो ये v बार जीरो प्लस 1/2 a t बच जाएगा अपने पास। इसको समीकरण नंबर दे दो 3, ये बच जाएगा भाई। यहाँ पे ये 2v बार जीरो प्लस ये a बार t बटा 2 होगा, तो इसमें से ये कट जाएगा, तो इसको अलग लिए तो ये 1/2 हो जाएगा, इसके लिए यही बचेगा अपने पास। तो जो a भी का मान है, इसको समीकरण 3 दिए हैं, तो समीकरण जो 3 है वहाँ से जो समीकरण वी ए बी का मान जो है समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 था क्या, तो आर बार टी बराबर आर बार जीरो प्लस वी ए वी इंटू टी था। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी कठिन है, लेकिन इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे तो मेरे जैसा आपका भी जो समझ है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 3 से किसका वी ए वी का मान कहाँ पे रख दो, समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 में रखोगे तो वो था आर बार टी, समीकरण 1 देख लो एक बार पीछे पलट के, तो ये आर बार जीरो प्लस, अब वी ए भी था, तो वी ए भी मतलब क्या है, ये v बार जीरो प्लस ये 1/2 a बार t इंटू ये t है, इसका अंदर में गुणा कर दो, तो ये r बार t बराबर r बार जीरो प्लस ये v बार जीरो इंटू टी, इस t का अंदर में गुणा हो गया, प्लस 1/2 a बार इंटू टी का क्या, वर्ग। ये दे दो समीकरण नंबर इसको 4। अब यहाँ पे हम फिर सबका वैल्यू जानते हैं, v बार टी का, r बार टी का, r बार जीरो का, v बार जीरो का, a का। एक बार इसको x अक्ष में लेना है, एक बार इसको y अक्ष में लेना है। तो हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं भैया अपन, तो ये r बार जीरो जो है वो एक बार इसको x अक्ष में ले लो, सीधा स्थिति के ले लो, x जीरो i प्लस ये y जीरो j के, r बार t बराबर होता है x t इंटू आई केप प्लस ये वाई टी इंटू जे केप। और क्या बच गया हमारे पास, तो यहाँ पे v बार जीरो का मान बचा, तो ये वी एक्स जीरो इंटू ये आई केप प्लस ये वी वाई जीरो इंटू जे केप। अब त्वरण का बच गया ए बार, तो ये ए एक्स आई केप प्लस ये ए वाई जे केप। तो इसके पहले जो समीकरण था आर बार टी बराबर आर बार जीरो प्लस वी बार जीरो इंटू टी प्लस 1/2 ए बार टी का स्क्वायर, वहाँ पे इन सब मान को रख दो। तो समीकरण 5 में रखने पर
अब समीकरण 5 में समीकरण 4 है, सॉरी ना, ऊपर में दिए थे वो 4 था, तो समीकरण 4 में इन सब मान को अपन रख दिए तो क्या हो जाएगा, शुरू में था आर बार टी की जगह हम क्या इतना एक्स टी इंटू आई केप प्लस ये वाई टी इंटू जे केप बराबर ये एक्स जीरो आई केप प्लस ये वाई जीरो जे केप प्लस वी एक्स जीरो आई केप प्लस वी वाई जीरो जे केप। बाहर में कुछ है क्या, तो टी था बस, इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स आई केप प्लस ये ए वाई जे केप इंटू ये टी का स्क्वायर बचा था, ए टी का स्क्वायर था, तो टी का स्क्वायर आया, तो यहाँ पे ये एक्स टी आई केप प्लस ये वाई टी जे केप बराबर ये एक्स जीरो आई केप प्लस ये एक्स जीरो जे केप। अब इसके बाद जो था उसमें टी का गुणा करेंगे तो वी एक्स जीरो प्लस ये वी वाई ये इंटू टी आएगा ना, प्लस वी वाई जीरो इंटू टी प्लस 1/2 या इसको 1/2 ना देके ये 1/2 ए एक्स आई केप प्लस ये 1/2 ए वाई जे केप। अब यहाँ पे जो गुणा होगा वो टी स्क्वायर का गुणा अंदर में करना है, या अंदर में गुणा कर दो रहो, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है। फिर ये एक्स का गुणांक जो है और वाई का जो गुणांक है इन दोनों का तुलना कर लो, क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, तो एक्स टी ये है एक्स टी आई हट जाएगा, तो बराबर हमारे पास क्या बचेगा एक्स जीरो प्लस ये वी एक्स जीरो इंटू टी, ये वाला टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर, ये टी के अंदर में गुणा हो गया। उसी प्रकार वाई टी का जो मान है वो वाई जीरो प्लस ये वी वाई जीरो इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो एक्चुअल में ये जब अपन ग्राफ खींचे एक्स वाई अक्ष के बीच में एक परवलय ग्राफ मिलता है, तो नियत त्वरण में पथ का समीकरण को ये प्रदर्शित करता है, एक्स टी और वाई टी जो है। यहाँ पे यदि वस्तु मूल बिंदु पर हो, मतलब ये मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु जीरो ओ, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो मूल बिंदु ओ पर स्थित हो तो उस कंडीशन में एक्स टी बराबर ये वी एक्स जीरो इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी का वर्ग, इसको दे दो समीकरण नंबर 8, और ये वाई टी बराबर हो जाएगा वी वाई जीरो इंटू टी बटे 1/2 ए एक्स गुणा टी का वर्ग, इसको दे दो समीकरण 6, इसको दे दो 6, इसको दे दो 7, इसको दे दो 8, इसको दे दो 9। या लाइन से जो समीकरण देते देते आए, अपन भूल गए हैं कौन कौन सा समीकरण क्या दिए थे, तो समीकरण जो है लाइन से देते हुए समीकरण का मान आ जाना। तो इन दोनों के, इसके लिए मूल बिंदु पर हो तो वहाँ पे उसका मान क्या ले लिए अपन, 0 ले लिए। तो अब समीकरण 8 और 9 मान लो, तो समीकरण 8 व 9 में
ये समीकरण मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप शुरू से देखते हुए आइएगा, समीकरण का नाम देते हुए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समीकरण है। तो समीकरण 8 और 9 में यदि t का मान विलोपित कर दिया जाए, विलोपित कर दिया जाए तो त्वरण में नियत त्वरण आ जाएगा ना। नियत त्वरण में पथ का समीकरण है। इसका जब ग्राफ खींचा जाए, इसका जब ग्राफ खींचा जाए तो परवलय प्राप्त होता है। परवलय प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया आपको विस्थापन समीकरण। और विस्थापन समीकरण बोलते हैं, या तो इसको पथ का समीकरण भी कहते हैं। अब देखते हैं अपन देखते हैं स्थिति और स्थिति सदिश और वेग सदिश। और तीन जो है, एक तो आता है स्थिति, एक तो होता है वेग और एक तो होता है त्वरण। तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है उस पर अपन नज़र डालेंगे। तो स्थिति सदिश, वेग सदिश और त्वरण में व्यापक संबंध। तो क्या क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले ले लो स्थिति सदिश और वेग सदिश में क्या संबंध होता है। स्थिति सदिश और वेग सदिश में संबंध। तो माना t समय में वस्तु की स्थिति जो है, वस्तु की स्थिति वो कैसा था, xt था। अब t प्लस डेल्टा टी का मान जो होता है वो काफ़ी कम होता है, उसको अल्प समयांतराल भी बोल सकते हैं अपन। डेल्टा टी का मान काफ़ी छोटा होता है। डेल टी समय में वस्तु की स्थिति तो कैसा हो जाएगा, t प्लस डेल्टा टी और बाहर में x टी था। अब x इंटू टी प्लस डेल्टा टी ब्रैकेट में, ये हो जाएगा। अब औसत वेग अपन निकालते हैं यहाँ पे, औसत वेग। तो औसत वेग बराबर अपन देख चुके हैं। तो कुल विस्थापन जो होता है बटे समयांतराल। अब यहाँ पे वो औसत नहीं निकालना है ना, दोनों का वेग बटे दोनों का योगफल बटे 2 ये नहीं निकालना है। जो परिभाषा है औसत वेग का वहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे VAV जो है कुल विस्थापन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे xt स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो r बार टी, ये r बार टी प्लस लेमडा टी के होता है ना। तो ये r बार टी प्लस ये लेमडा टी माइनस r बार टी बटा टी प्लस लेमडा टी माइनस क्या, टी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा,
इसका अंदर में गुणा करेंगे तो आर बार टी से आर बार टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर बार डेल्टा टी बच जाएगा, यही बचेगा। तो वी ए भी बराबर ये आर बार ये डेल्टा टी बटे डेल्टा टी। यदि इस डेल्टा टी का मान जो है वो शून्य की ओर अग्रसर हो और वी एवरेज का मान ये आर स्थिति में जो परिवर्तन है आर ए भी ये जो है ये वी ए भी का जो मान है वो वी बार टी हो जाता है। कब? जब डेल्टा टी का मान 0 की ओर अग्रसर होते जाता है। तो क्या निकाले थे अपन, इसका मान तो किसके बराबर हो जाएगा, v बार टी के बराबर हो जाएगा, v बार टी के हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिमिट लग जाएगा। डेल्टा टी का जो मान है 0 की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारा जो स्थिति जो है ये आर बार ये वाला डेल्टा टी ये आर बार डेल्टा टी बटा ये डेल्टा टी। तो इसका जब अवकलन की परिभाषा से निकालते हैं अपन, अवकलन की परिभाषा से, तो ये v बार टी यहाँ से ये पूरा हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा इसके बदले, d इंटू आर बार डेल्टा टी बटा ये d और ये t, इतना बच जाएगा। और इसका मान जो है, और आगे एक स्टेप ले लो, आर बार टी बराबर d इंटू ये आर बार टी हो जाएगा ये बटे ये dt हो जाएगा। ये जो संबंध है स्थिति और वेग के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। मतलब स्थिति जो है वेग का क्या है, वो प्रथम अवकलज है। इसके बाद अपन देखते हैं त्वरण एवं वेग में संबंध। तो त्वरण एवं वेग में संबंध, तो देखो ये होता क्या है, मान लो t समय में वस्तु का वेग v बार t है, वेग कैसा है, v बार t है, और t प्लस डेल्टा टी ये अल्प समय अंतराल है में वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, तो ये v बार टी प्लस डेल्टा टी, जो पहले काम किए हैं बिल्कुल सेम वही काम करना है ना। तो औसत त्वरण जो होता है, औसत त्वरण मतलब ये a बार ए वी बराबर होता है अंतिम वेग t प्लस डेल्टा टी माइनस वी बार टी बटा t प्लस डेल्टा टी अंतिम समय माइनस ये प्रारंभिक समय। यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, v का अंदर में गुणा होती है vt हो जाएगा, vt कैंसिल, क्या बच जाएगा, v बार डेल्टा t हमारे पास बच जाएगा। तो ये ए भी बराबर v बार डेल्टा इंटू टी बटे डेल्टा टी बच जाएगा। अब यहाँ भी वही काम, यदि डेल्टा टी का मान 0 की ओर अग्रसर हो तो ये ए बार ए भी जो है वो ए बार टी हो जाता है। कब? जब डेल्टा टी का मान 0 की ओर अग्रसर हो। तो
हम लोग जो वी ए भी था उसके जगह में क्या रख दिए, ए बार टी बराबर, फिर लिमिट लगाए अपन, डेल्टा टी का मान कहाँ अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर, तो ये वी बार टी बटा ये डी टी। हम लोग जानते हैं इससे पहले जो निकाले थे वी टी का जो मान निकाले थे, वी बार टी का मान निकाले थे, जो स्थिति सदिश और वेग सदिश के बीच में जो संबंध देखे थे, वहाँ पे देखे थे ये वी बार टी बराबर क्या होता है, तो ये डी आर का बार टी बटा ये डी टी होता है। इसको लिख लो, हम जानते हैं। अब इसका मान जो है वी टी का, वी बार टी का जो मान है वहाँ कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो ये ए बार टी बराबर ये लिमिट हट जाएगा, तो ये डी बटे ये डी टी आ जाता है, लिमिट हटता है तो, और बाहर में इसके जगह हम क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब डी आर बार टी बटा ये डी टी। अब इसका अंदर में गुणा करें तो ये ए बार टी बराबर ये डी का स्क्वायर, ये आर बार टी बटे ये डी टी का स्क्वायर, ये द्वितीय अवकलज है। तो यहाँ पे जो त्वरण है और वस्तु का स्थिति है वो कैसा होता है, वो द्वितीय अवकलज होता है। त्वरण एवं वेग के बीच में जो संबंध होता है वो वस्तु का त्वरण और जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, वो उसका कैसा होता है, द्वितीय अवकलज के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।